हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज की वीडियो देखिए, हम लेकर आए केमिस्ट्री का जो है 12th 2025 के लिए 2025 में जो एग्जाम होने वाला है आपका, उसके लिए ठीक ना। संपूर्ण किताब से महत्वपूर्ण अंतर वाले प्रश्न लेकर आए हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। 2015 से लगाए 2024 तक ये क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। और देखिए ये अनसॉल्व पेपर है, ठीक है। अनसॉल्व पेपर को हम पूरा खत्म कर दिए हैं। 2024 का सातों सेट खत्म हो चुका है। अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें 7460012763। ये नंबर आपको दिख रहा है ना, इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको कुछ ना कुछ पेमेंट गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए, अच्छा नंबर लाना है कम समय में, तो आप लोग ये पीडीएफ जरूर लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कि मोलरता तथा मोललता में अंतर। मोलरता तथा मोललता में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर देखिए मोलरता और मोललता में अंतर हम लिख लिए हैं। तो यहाँ पर है मोलरता और इधर है मोललता। तो एक साइड मोलरता को पढ़ेंगे, दूसरी साइड मोललता पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए मोलरता में पहली पॉइंट क्या है कि मोलरता में विलयन के आयन पर विचार करते हैं, ठीक ना। किस पर, जो मोलरता होती है ये किस पर नापी जाती है, ये विलयन में नापी जाती है, यानी कि ये लिक्विड टाइप होती है आयतन। इसका क्या होता है, मोलरता में विलयन के आयतन पर विचार करते हैं, ठीक है। इसके आयतन पर विचार की जाती है। जैसे 1 लीटर हो गया, ठीक ना, 1 लीटर तेल, 1 लीटर दूध, इस प्रकार से इसको नापा जाता है। और मोललता में द्रव्यमान पर विचार किया जाता है, यानी कि इसको किलोग्राम में नापा जाता है। जैसे क्या हो गया, किलोग्राम में जैसे होता है ना कि ये 5 किलो गेहूँ, 5 किलो चावल, 10 किलो आटा, इस प्रकार से इसको केजी में नापा जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक ना। आगे चले हम लोग, इस वीडियो में देखिए आप लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी अगर आप लोग बढ़िया से देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूसरी पॉइंट है कि मोलरता किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या है। जो आपकी मोलरता होती है वो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले हुए विलेय पदार्थों की, जो विलेय जो छोटी मात्रा में होता है ना, जो विलेय होता है वो छोटा होता है, विलायक क्या होता है, बड़ा होता है। यानी कि सबसे ज़्यादा मात्रा में जो होगा वो विलायक होगा और कम मात्रा में जो होगा वो क्या होगा, विलेय होगा। तो विलेय किसे कहेंगे हम लोग, जो छोटी मात्रा में, उसी को हम लोग विलेय कहते हैं। और ये 1 लीटर में घुले विलेय पदार्थों की मोलों की संख्या होती है, ठीक है। और देखिए यहाँ पर दूसरा है मोललता विलयन के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम कहा गया, यानी कि 1 किलोग्राम भी कह सकते हैं, 1000 ग्राम भी कह सकते हैं। विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या होती है। उसमें भी क्या होता है, आपका विलेय विलायक होता है, तो उसमें भी वही बात की गई है कि 1000 ग्राम में विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मोललता बोलते हैं, ठीक है। तीसरी पॉइंट देखिए, तीसरी पॉइंट आप ये है कि मोलरता में विलायक के भार का कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। इसमें भार का, उसमें वजन का, भार का किसके वजन का, विलायक, विलायक कितना ज़्यादा है, कितना वजन है, कितना उससे कुछ मतलब नहीं होता है, कोई महत्व नहीं होता है, ठीक है। मोललता में विलयन के आयतन का कोई महत्व नहीं, इसमें कोई आयतन का महत्व नहीं होता है, ठीक है। आयतन अभी हम बताएं, आयतन जो होता है इसमें कोई महत्व नहीं होता, लीटर में जो नापा जाता है। उसके बाद देखिए चौथी पॉइंट है आपका, मोलरता तापक्रम पर निर्भर करती है। जो आपकी मोलरता होती है ना, ये किस पर निर्भर करती है, आपकी ये तापक्रम पर निर्भर करती है, ठीक है। तापक्रम पर निर्भर करती है। मोलरता किस पर निर्भर करती है, तापक्रम पर निर्भर करती है। और जो आपकी मोललता होती है तापक्रम के साथ परिवर्तित नहीं होती है, ये ताप के साथ परिवर्तित नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मोलरता है, कोई लिक्विड है, अगर तेल है या फिर वाटर लिए हैं या फिर दूध लिए हैं, उसको उस ताप बढ़ाएंगे, उसका तो ताप बढ़ाएंगे तो खौलेगा, खौलेगा तो दूध क्या होगा, वाष्प बनकर पानी उड़ेगा और दूध कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तापक्रम पर निर्भर करता है। लेकिन जो मोललता होती है, चावल गेहूँ होता है, अब गेहूँ को क्या करेंगे, उसको नहीं खौलाएंगे, उसको तो भूज देंगे। तो उसमें क्या होता है, मोललता तापक्रम के साथ परिवर्तित नहीं होती है, ये बात आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए पांचवा है मोलरता, इसे यम, कैपिटल यम से, ठीक ना, बड़े वाले यम से, यम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसको किससे दर्शाते हैं,
कैपिटल यम से दर्शाया जाता है, और जो आपका मोललता होती है ना, उसको हम लोग स्मॉल यम के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यानी कि इसको दिखाते हैं कि जो मोललता है वो स्मॉल यम होता है, और जो मोललता होती है आपका कैपिटल यम होता है। ठीक है। और देखिए प्रश्न नंबर 2 आ गया। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनी सेल में अंतर। ठीक ना, वैद्युत अपघटनी सेल और गैल्वेनी सेल में क्या अंतर, ये बताना है। यहाँ पर देखिए पहली पॉइंट है, यहाँ पर एक और विद्युत अपघटनी सेल लिखना है, दूसरी ओर गैल्वेनी सेल लिखना है। तो पहला पॉइंट है, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। इसमें क्या होती है, किसी बाहरी स्रोत की, बाहर के स्रोत की आवश्यकता होती है। और दूसरा, इसमें जो है, इसमें बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें क्या होती है, बाहरी किसी स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। दूसरी पॉइंट है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक ना, ये क्या करता है, जो आपका विद्युत अपघटनी सेल होता है, यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। और यह क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। ठीक है, बस यही फर्क है कि यह विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, और यह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है। अब देखिए इसकी तीसरी पॉइंट है कि इसमें जो होता है, धारा प्रवाहित करने पर रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, जब हम लोग इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, या इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें पुनः यानी कि स्वतः क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ठीक है। इसमें एक ही पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। इसमें क्या होता है, एक ही पात्र में इलेक्ट्रोड डूबा होता है। ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें अलग अलग पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें एक ही पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं, और इसमें अलग अलग पात्र में इलेक्ट्रोड डूबे होते हैं। इसमें लवण सेतु की आवश्यकता नहीं होती। इसमें कोई सेतु, यानी कि जो लवण सेतु आप सुने होंगे नाम, लवण सेतु का जो पुल होता है, ठीक ना, पुल यानी कि पुल टाइप बनाया जाता है, एक इधर रहता है, एक इधर रहता है। ठीक है। और यहाँ से ऐसे लवण सेतु का उपयोग किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसका आवश्यकता इसमें नहीं होती है। और इसमें लवण सेतु की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें क्या होती है, लवण सेतु की आवश्यकता होती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 आपका आता है, अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में क्या अंतर है, देखिए पहले को लिखिएगा अभिक्रिया की कोटि, जब आंसर लिखेंगे तब, और दूसरे को लिखिएगा अभिक्रिया की आणविकता। यह एक प्रायोगिक मान है। जो अभिक्रिया की कोटि होती है, यह एक कैसा मान है, प्रायोगिक मान है, जो प्रयोग करके निकाल सकते हैं। ठीक है। और यह देखिए, यह एक सैद्धांतिक मान है। ठीक है। जो अभिक्रिया की आणविकता है, यह क्या है, यह एक सैद्धांतिक मान है। दूसरी पॉइंट है कि यह भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। यह क्या हो सकती है, भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। ठीक है। और यह सदैव एक पूर्ण संख्या होती है। यह क्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है, और यह भिन्नात्मक संख्या हो सकती है। उसके बाद इसमें तीसरी पॉइंट है कि यह शून्य हो सकती है। यह क्या होती है, यह शून्य भी हो सकती है, और यह कभी भी शून्य नहीं होती है। जो आणविक है, जो अभिक्रिया की आणविकता है, यह क्या होती है, यह कभी भी शून्य नहीं होती है। उसके बाद चौथी पॉइंट है कि अभिक्रिया की कोटि उन अणुओं की संख्या है जिनकी सांद्रता वेग को निर्धारित करती है। यानी कि जो अभिक्रिया की कोटि होती है, वह क्या होती है, वह संख्या होती है अणुओं की जो सांद्रता वेग को निर्धारित करती है, और यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या होती है। अभिकारक जितने होते हैं उसी को हम लोग आणविकता कह सकते हैं। यह अभिकारकों में देखिए, यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की संख्या होती है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 4 आपका, एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर। ये अंतर आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन ये अंतर आया है। ठीक है, ये अंतर आया है।
ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस तरह से, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिएगा। देखिए एल्डिहाइड तथा कीटोन में अंतर। एल्डिहाइड एक और कीटोन। देखिए यह समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। यह क्या करता है? समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को क्या करता है? आसानी से ऑक्सीकृत करता है। और यह जो कीटोन होता है, यह कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से क्या करता है? ऑक्सीकृत करता है। ठीक है, बस यही फर्क है, ज़्यादा फर्क नहीं। मतलब अंतर का मतलब ही यही होता है। अगर अंतर लिख रहे हैं तो अगर आपको एक का अंतर पता, मतलब एक का पता है, तो दूसरे का आप अंजादी भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्योंकि इसी का विपरीत इसमें लिखना होता है। जैसे यहाँ पर क्या था, यह समान कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को आसानी से ऑक्सीकृत करता है। और यह क्या है? और यह कम कार्बन परमाणुओं वाले अम्ल को क्या करता है? आसानी से ऑक्सीकृत करता है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी पॉइंट है, यह फेलिंग विलयन से क्रिया करके क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनाता है। जो क्यूप्रस ऑक्साइड आप लोग पढ़े थे उसी का कह रहा है कि क्यूप्रस ऑक्साइड का क्या करता है? लाल अवक्षेप बनाता है। दूसरी पॉइंट, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो कीटोन है इसमें फेलिंग विलिन के साथ रिएक्शन कराने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आई बात। आगे चले हम लोग नेक्स्ट पेज पर। देखिए इसकी तीसरी पॉइंट यहाँ पर हम लिखे हैं कि टालिन अभिकर्मक से क्रिया करके रजत दर्पण बनाता है। जो आपका ये एल्डिहाइड होता है, यह किससे क्रिया करके? टालिन अभिकर्मक से जब क्रिया करता है तो रजत दर्पण बनाता है। जो आप लोग बार बार रिएक्शन में लिखते हैं Ag, ठीक ना, Ag लिखते हैं और नीचे की ओर चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, रजत दर्पण जैसे ये ऐसे ही बनाता है, ये A और ये G, और इस तरीके से नीचे की ओर आप लोग ऐसे लगा देते हैं, तो यही बनाता है। ठीक है, कौन? रजत दर्पण बनाता है टालिन अभिकर्मक से क्रिया करके। कौन? एल्डिहाइड। उसके बाद देखिए कीटोन में, देखिए कीटोन कोई परिवर्तन नहीं होता है। कीटोन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि रिएक्शन ही नहीं करता है इसके साथ। उसके बाद देखिए यह जो एल्डिहाइड आपका सिर्फ अभिकर्मक को अपचयित करता है। यह क्या करता है? जो सिर्फ अभिकर्मक है उसको भी क्या करता है? यह अपचयित करता है। और यह कीटोन जो है कोई परिवर्तन नहीं होता, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं कर पाता है कीटोन। क्या यार, कीटोन बेकार है। देखिए एल्डिहाइड देखिए शीघ्रता से बहुलीकृत होता है। जो एल्डिहाइड होता है वो शीघ्रता से क्या करता है? बहुलीकृत हो जाता है। ठीक है, और जो आपका ये कीटोन है यह बहुलीकृत नहीं होता है। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन में अंतर था। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर आपका 5 है। तो प्रश्न नंबर 5 क्या है? कह रहा है कि रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर। रेशेदार और गोलाकार प्रोटीन का नाम सुने हैं, सुने ही होंगे। तो ये देखिए ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि रेशेदार तथा गोलाकार प्रोटीन में अंतर बताइए। देखिए रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन, इसमें क्या होता है? रेशेदार में यह प्रोटीन धागों की संरचना जैसी होती है। जो रेशे मतलब नाम ही देखो रेशा है, ठीक है, रेशेदार प्रोटीन। तो इसमें क्या होगा? यह प्रोटीन जो होती है धागे की संरचना जैसी होती है। गोलाकार प्रोटीन जो है, यह प्रोटीन गोलाकार संरचना जैसी। एक पॉइंट तो आप लोग अपने से लिख लेंगे, ये आए चाहे ना आए आपको, ठीक ना। रेशेदार में क्या करेंगे? यह प्रोटीन क्या होती है? एक धागे की संरचना या रेशे की संरचना की कह सकते हैं, रेशे की संरचना जैसी होती है। और गोलेकार प्रोटीन में कहेंगे यह प्रोटीन गोलाकार संरचना जैसी होती है। ठीक है, इतना आप लोग अपने से लिख लेंगे। फिर देखिए यह जल में अविलेय होती है। जो रेशेदार होती है, जो धागेदार होती है ना, वो क्या होती है? जल में अविलेय होती है, यानी कि जल में घुल नहीं सकती है। ठीक है, और जो आपकी गोलाकार प्रोटीन होती है यह जल में विलेय होती है, यानी कि यह जल में घुल जाती है। उसके बाद देखिए तीसरी पॉइंट है, यह पीएच मान और तापमान के प्रति सक्रिय होती है। तो पीएच का फुल फॉर्म कौन बताएगा? कमेंट में जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो जो भी पूछेगा पीएच का हम फुल फॉर्म बता देंगे, कमेंट में आप लोग पहले बताइए। यह पीएच मान और तापमान के प्रति सक्रिय होती है। तीसरी पॉइंट है, यह पीएच मान इसमें जो गोलाकार प्रोटीन है यह पीएच मान और तापमान के प्रति निष्क्रिय होती है, यानी कि यह कोई क्रिया नहीं करती है। और जो ये पीएच मान के साथ क्रिया करती है, यानी कि सक्रिय होती है। ठीक है, उसके बाद चौथी पॉइंट है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के समानांतर होती है। ठीक ना, इसमें क्या होती है? जो पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं वह एक दूसरे क्या होती हैं?
समानांतर होती हैं। और चौथी पॉइंट इसमें है कि इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडलित अवस्था में होती है। कैसी होती है? कुंडलित अवस्था में होती है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। आगे चले हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 6 है। प्रश्न नंबर 6 है डीएनए तथा आरएनए में अंतर। डीएनए और आरएनए आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से जानते होंगे, तो इसमें अंतर हम लोग देख लेते हैं। एक को लिखेंगे डीएनए, दूसरी तरफ लिखेंगे आरएनए। उसके बाद देखिए पहली पॉइंट इसमें है कि यह मुख्य रूप में केंद्रक में पाया जाता है। यह कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। जो आपका डीएनए होता है वो कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। और जो आरएनए होता है यह मुख्य रूप में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, तो दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। जो आरएनए होता है ना, यह कहाँ पाया जाता है? कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। और जो डीएनए होता है ये केंद्रक में पाया जाता है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर पॉइंट नंबर 2 है कि इसमें 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। इसमें 2 हेलिक्स होती है। ठीक ना, डबल हेलिक्स होता है। जो डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स होता है, यानी कि 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है। और इसकी संरचना एकल सूत्री होती है, यानी कि यह एकल हेलिक्स होती है। ठीक ना, इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड नहीं कहा गया, यहाँ पर सूत्री कहा गया। ठीक है, इसकी संरचना एकल सूत्री होती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। हम लोग आगे चले नेक्स्ट पेज पर। तो ये वाला नेक्स्ट पेज देखिए। इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। तीसरी पॉइंट इसमें डीएनए में क्या होता है कि इसमें डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा होती है और इसमें राइबोज शर्करा होती है। ठीक ना, जो आरएनए होता है इसमें क्या होता है? राइबोज शर्करा, सिर्फ राइबोज शर्करा होती है। उसके बाद चौथी पॉइंट है कि इसमें इसमें क्या होता है? इसमें इसमें थायमिन क्षारक पाया जाता है। यानी थायमिन के साथ साथ और 3 पाए जाते हैं। कौन कौन से पाए जाते हैं? एडिनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है और थायमिन है। तो थायमिन के जगह पर आरएनए में क्या पाया जाता है? यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, इसमें भी एडिनिन पाया जाता है, गुआनिन पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और थायमिन के जगह पर बस यूरेसिल क्षारक पाया जाता है। ठीक है, तो इसमें यह अंतर हो गया। और पांचवा अंतर यह है कि यह समस्त जीवधारियों में प्रमुख अनुवांशिक पदार्थ होता है। यह क्या होता है? समस्त जीवधारियों में यह एक अनुवांशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। ठीक है, और ये देखिए पांचवी पॉइंट इसमें कि यह केवल कुछ विषाणुओं में ही अनुवांशिक पदार्थ होता है। जो आरएनए होता है यह सभी में नहीं होता है, केवल कुछ विषाणुओं में पाया जाता है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 है आपका। देखिए ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में अंतर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगाइए। ठीक ना, ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में अंतर। जो आरएनए डीएनए भी इंपॉर्टेंट है और ग्लूकोज वाला भी इंपॉर्टेंट है। मोलरता ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ग्लूकोज फ्रक्टोज। ग्लूकोज क्या? यह अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, जो ग्लूकोज होता है किसके नाम से जाना जाता है? यह अंगूर की शर्करा के नाम से भी जाना जाता है। और जो फ्रक्टोज होता है इसे फलों की चीनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो फ्रक्टोज होता है इसको कैसे जानते हैं हम लोग? एक फलों की चीनी के नाम से, यानी कि यह फलों से भी मीठा होता है। ठीक, मतलब फलों में ही पाया जाता है। ये देखिए दूसरी पॉइंट है, यह 6 सदस्यीय वलय होता है। इसमें जो रिंग बनती है ये कितनी सदस्य की बनती है? कितने कार्बन की बनती है? तो 6 कार्बन की बनती है। तो इसको बोलते हैं यह 6 सदस्यीय वलय होती है, वलय है। और यह 5 सदस्यीय वलय, इसमें जो रिंग बनती है 5 ही की बनती है, तो यह 5 सदस्यीय वलय है। यह देखिए तीसरी पॉइंट, यह शरीर के लिए ठीक ना, किसके लिए? यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। जो आपका ग्लूकोज है यह शरीर के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत है। यह मस्तिष्क एवं मांसपेशियों के लिए उपयुक्त ऊर्जा स्रोत नहीं है। ठीक ना, यानी कि किसी भी के लिए ऊर्जा स्रोत नहीं है। यह कम, जो ग्लूकोज होता है यह कम वसा का उत्पादन करता है। यह कम वसा का उत्पादन करता है, कम चर्बी का उत्पादन। वसा मतलब चर्बी ही होती है। ठीक है, यह कम वसा का उत्पादन करता है। और जो आपका फ्रक्टोज होता है यह अधिक वसा का उत्पादन करता है, यानी कि अधिक चर्बी का उत्पादन करता है। उसके बाद देखिए इसमें आपका 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न है कि न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में अंतर। ये भी 2024 में आया था, तो इसको भी हम लिख लिए हैं।
सेट नंबर 1 में कि 2 में आया था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक और लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड, दूसरी ओर न्यूक्लियोटाइड। तो देखिए न्यूक्लियोसाइड और देखिए न्यूक्लियोसाइड नाइट्रोजन युक्त कार्बन क्षारक के द्वारा बना यौगिक है। जो आपका न्यूक्लियोसाइड होता है ये किससे बना होता है? नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, कार्बनिक क्षारक होता है, ठीक ना, कार्बनिक क्षारक के द्वारा बना होता है। और ये न्यूक्लियोटाइड देखिए न्यूक्लियोटाइड कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस के द्वारा बना यौगिक है। यह 5 लोगों से बनकर मिलकर बनता है। किससे किससे? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन से और फास्फोरस के द्वारा बनता है, ठीक है। दूसरी पॉइंट इसमें है कि न्यूक्लियोसाइड का प्रत्येक अणु 5 कार्बन युक्त पेंटोज शर्करा से निर्मित होता है। जो न्यूक्लियोसाइड होता है इसमें कितने कार्बन होते हैं? 5 कार्बन युक्त होते हैं, जिसे हम लोग पेंटोज शर्करा कहते हैं। तो पेंटोज शर्करा से क्या होता है? यह निर्मित होता है। दूसरी पॉइंट है न्यूक्लियोटाइड। देखिए न्यूक्लियोटाइड का प्रत्येक अणु 5 कार्बन युक्त पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक क्षारक तथा फास्फोरिक अम्ल से बना होता है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा तरीके से हम लिखें इसको। अब अंतर ये हो गया। और देखिए तीसरी पॉइंट इसमें ये है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड की तरह फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। जो न्यूक्लियोटाइड में देखिए फास्फोरिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियोसाइड में न्यूक्लियोटाइड की तरह फास्फोरिक अम्ल नहीं पाया जाता है। और देखिए इसमें तीसरी पॉइंट है कि यह शर्करा प्लस में नाइट्रोजन युक्त क्षारक प्लस में फास्फोरिक अम्ल, ये तीनों आपस में सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ करके न्यूक्लियोटाइड के जटिल अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि जब शर्करा मिलता है, नाइट्रोजन युक्त क्षारक मिलता है और फास्फोरिक अम्ल मिलता है, तब ये क्या होता है? यह जुड़ करके सहसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं और यह न्यूक्लियोटाइड के जटिल अणु का यानी कि कठोर अणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो ये आपका था मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि ये खोज कर हम लाए थे, ठीक है। जितने अंतर वाले प्रश्न थे 8 अंतर वाले प्रश्न हम करा दिए, ठीक है। तो इससे बाहर नहीं आने की चांस है। अंतर वाला प्रश्न जो होगा यहीं से आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाना न भूलें और छोटा सा प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माई वीडियो।